हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से है, जो है फेरेनिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस मॉडल को हम ऐसे भी जानते हैं जैसे फेरेनिस सरप्लस लेबर मॉडल, ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल, द फेरेनिस थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और लेविस फेरेनिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे तो ये इट इज़ द एक्सटेंशंस ऑफ द लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ हम कहें कि आर्थर लेविस जो थे उनका ए मॉडल, जो लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, इसका एक सेकंड पार्ट हम मान लें या हम कहें उसका एक्सटेंशंस है। जो आर्थर लेविस इन्होंने अपने इस मॉडल में, जो लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्होंने जो चीज़ें बताई है, इसका आगे जाके क्या उसकी सिचुएशन क्रिएट होती है, यही सिचुएशन को यहाँ पे फेरेनिस इन दोनों इकोनॉमिक्स ने अपने इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से आगे जाके एग्रीकल्चर सेक्टर का जो और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनमें क्या चेंजेस होते हैं और इन दोनों को बैलेंस रखना कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में इस मॉडल में कहा गया है। फेरेनिस मॉडल को डेवलप किया गया था, फर्स्ट तो इकोनॉमिक्स थे जॉन C.H. फे, उनका बॉर्न हुआ था 1923 टू 1995। उनका बॉर्न हुआ था चाइना में और उसके बाद वो माइग्रेशन करके उनकी नेशनलिटी बनी है अमेरिका की। हमारे दूसरे इकोनॉमिक्स है गुस्ताव रेनिस, जिनका बॉर्न हुआ था 1929 और उनकी डेथ हुई है 2013। उनका बॉर्न तो हुआ था जर्मनी में, वो भी माइग्रेशन करके उन्होंने नेशनलिटी बनाई थी अमेरिका की। फे एंड रेनिस इन्होंने एक बुक लिखी थी 1964 में, जिस बुक का नाम था डेवलपमेंट ऑफ द लेबर सप्लाई इकोनॉमी थ्योरी एंड पॉलिसी। और हमें जो ये फे एंड रेनिस का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कहें या हम कहें ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल, ये मॉडल हमें इनकी इस किताब से या इनकी इस बुक से जो 1964 में पब्लिश हुई थी, इससे ही, इन किताब से ही हमें ये मॉडल हमें मिलता है। जैसे कि हम फे एंड रेनिस इन मॉडल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्टली इसके बारे में जो इसका फर्स्ट पार्ट जो था, जो हम कहें कि लेविस का जो मॉडल है, वो लेविस का मॉडल एग्जैक्टली क्या कहता है, इसके बारे में हमने पहले ही 2 वीडियो बनाए हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। तो हम अगर देखें कि सर विलियम आर्थर लेविस उनकी थ्योरी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उनका पूरा नाम था सर विलियम आर्थर लेविस, जो 1915 में उनका बॉर्न हुआ था और उनकी डेथ 1991 में हुई थी। वो सेंट लूसियन के इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने 1979 में उन्हें अवार्ड मिला था नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस, 1979 में मिला था। उनकी जो लेविस थ्योरी हमें जो मिलती है, उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1954 में, जो लिखा गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। इन थ्योरी में उन्होंने 2 सेक्टर को अज्यूम किया था। फर्स्ट सेक्टर उन्होंने दिया था सब्सिस्टेंस सेक्टर और सेकंड बताया था कैपिटल सेक्टर। उनकी ये थ्योरी एक इजीली या कॉन्सेप्ट हम समझे उनके कि एक अनलिमिटेड सप्लाई अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के पास होता है, अनलिमिटेड इन लेबर सप्लाई को अगर एग्रीकल्चर में है तो वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो के बराबर होती है। मीन्स उनकी MPP मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्टिविटी ये ज़ीरो होती है। अगर हम उस कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उनमें जो लेबर है, जो अनयूज लेबर है या उनसे जो प्रोडक्टिविटी गेन नहीं हो रही है, तो वो लेबर अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम माइग्रेशन करें या मूव करें तो उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इसकी वजह उनको वेजेस मिलती है, जो उनको सब्सिस्टेंस लेवल तक मिलती है या हम कहें इंस्टीट्यूशनल वेजेस उनको मिलते हैं। और इससे होता क्या है, उसको
उनको तो वेजेस मिलते हैं, उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साथ ही साथ उस कंट्री की जो ग्रोथ है या जीडीपी बढ़ने में हेल्प होती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्गाइज जो लेबर है या अनएम्प्लॉयमेंट लेबर को मूव करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उसका यूज़ होगा और उसका जो बेनिफिट है उस कंट्री को मिलेगा और इससे जो बर्डन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो भी कम होता दिखाई देगा। तो ऐसा एक पॉइंट था जहाँ पे सर विलियम आर्थर लेविस ने अपने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। बट उनकी इस थ्योरी में हम अगर देखें एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से ग्रोथ होना चाहिए, इसके बारे में कोई भी यहाँ पे मेथड यहाँ पे नहीं दिया है और ना ही उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में ही यहाँ पे फोकस किया है और इस तरह से ही इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होने की वजह से ही उस कंट्री की ग्रोथनेस बढ़ती है। बट उनका नज़रिया यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता है और उन्होंने टोटली यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाके फे एंड रेनिस इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना होगा और उसी के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना है। तो दोनों भी सेक्टर को अगर बैलेंस करें तो दोनों भी सेक्टर से हमें ग्रोथनेस बढ़ेगी और यहाँ पे उन्होंने फोकस ही यहाँ किया एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंस है और उनमें भी ग्रोथनेस बढ़ने में या डेवलपमेंट होने में उतना ही ज़रूरी है। किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर अगर डेवलप होगा तो उसका प्रॉफिट उस डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री को होता ही होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर ये डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री का प्राइमरी सेक्टर होता है जहाँ से उनकी ग्रोथनेस स्टार्ट होती है या उनकी एम्प्लॉयमेंट या लोगों को जो फार्मर होते हैं उससे ही अपना गुजारा करते हैं और उनका अपना पेट भरते हैं। फे एंड रेनिस इनके बतौर ये व्यू ऑफ पॉइंट या हम कहें उनके नज़रिए से ये थ्योरी क्या कहती है, तो उनके नज़र से ये थ्योरी ये कहती है कि लेविस थ्योरी जो एक ऐसे पॉइंट पे आके यहाँ पे फिनिश करती है और उसके आगे ले जाने की कोशिश यहाँ पे फे एंड रेनिस करते हैं, जिसे एक कंप्लीट ऐसी एक थ्योरी होती है या हम कहें कि फे एंड रेनिस ये थ्योरी एक एक्सटेंशंस है लेविस थ्योरी का। फे एंड रेनिस अपने इस थ्योरी में अपनी ये थ्योरी अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री के जो एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से डेवलप किया जाए और किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे, इन दोनों का जो बैलेंस है इस बैलेंस को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। फे एंड रेनिस उनके बतौर वो कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री के कई प्रॉब्लम्स होते हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं उस कंट्री की जो एग्रीकल्चर सेक्टर होती है वो ट्रेडिशनल होती है, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और उनका जो आने वाला मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये ज़ीरो होता है। उस कंट्री की स्टैटिक इकोनॉमी होती है या हम कहें कि स्टेबल होती है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस होती नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल कंडीशन में रहती है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होते हैं। और उसी तरह से डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है उनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, और उनकी पॉपुलेशन ऐसी भी होती है और उनसे प्रोडक्टिविटी ये ना के बराबर होती है और ये पॉपुलेशन फेस करती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इस सिचुएशन को। और ऐसे सिचुएशन में इतने सब प्रॉब्लम को फेस करते करते उस कंट्री को किस तरह से डेवलप किया जाए और उन दोनों भी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इन दोनों को किस तरह से यहाँ पे ग्रोथनेस को लेके सही ट्रैक में या हम कहें कि मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश यहाँ पे फे एंड रेनिस अपने इस मॉडल में करते हैं। फे एंड रेनिस इन्होंने अपने इस थ्योरी में कुछ फंडामेंटल ऐसे आइडियाज़ को यहाँ पे दिए हैं जिससे ये थ्योरी और भी एक्सप्लेन होती है। उसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी टेकिंग प्लेस ऑफ
if agriculture laborers are transferred to industrial sector where there the productivity will increase। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन कर रही है और ये पॉपुलेशन का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये ज़ीरो है, ऐसे ऐसे लेबर को यहाँ पे मूव करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाए और वहाँ उनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उससे उस कंट्री की यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ेगी। दूसरा उन्होंने ये पॉइंट कहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ आर बोथ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट हमें इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस फंडामेंटल आइडिया उन्होंने दिए हैं, जिसमें दूसरा उन्होंने कहा है कि दोनों भी सेक्टर को इक्वली ट्रीटमेंट करना है और उनमें बैलेंस रखना या उनको इक्वली इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी बन जाता है। फे एंड रेनिस इन्होंने अपने इस मॉडल में फेस ऑफ दिस मॉडल में 3 तरह के यहाँ पे फेस दिए हैं। फर्स्ट है फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस और थर्ड फेस। इन तीनों फेस से गुजरती हुई इस इकोनॉमी को किस तरह से ग्रोथनेस या डेवलपमेंट होती है ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे फर्स्ट जो फेस है, इस फेस में उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमी है ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इस कंडीशन में होती है, लोगों की प्रोडक्टिविटी ज़ीरो के बराबर होती है और जो यहाँ पे लैंड एंड लेबर ये रेशो सबसे कम होता है। उसी तरह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, यहाँ पे ट्रेडिशनल सिचुएशन या हम कहें एग्रीकल्चर ये ट्रेडिशनल मेथड से ही किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कहा जाता है वो है एमपी ऑफ लेबर ये ज़ीरो होता है और यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, जितना चाहे उतना यहाँ पे लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ पे ऐसी इंडिकेशन देना है कि यहाँ पे इतनी जो अनप्रोडक्टिविटी देने वाली जो लेबर है उसे मूव करें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को। सेकंड यहाँ पे फेस में हमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से ही फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट फेस में जो यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट थे उन्हें शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे सेकंड फेस में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का जो यहाँ पे बर्डन था ये थोड़ा रिलीफ हुआ है, या मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे लेबर यहाँ पे मूव किए हैं या माइग्रेशन किए गए हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो यहाँ पे सेकंड फेस में जो ऑलरेडी अभी एग्जिट कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर, उन पे बर्डन कम है और ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे डिवाइड हुई है थोड़ी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में। उसी के साथ बट यहाँ पे इतनी भी थोड़ी जो सिचुएशन यहाँ पे अच्छी बनी है, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर है उनको जो मिलने वाला जो वेज रेट है ये कम है इंडस्ट्रियल या हम कहें इंस्टीट्यूशनल वेज रेट से भी और कम है। बट ऐसी जो लेवल है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो मिलने वाले लेबर को इंस्टीट्यूशनल वेज रेट है ये यहाँ पे अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथनेस तो हो रही है, ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर भी हो रहा है, बट उनको जो मिलने वाला जो इनकम लेवल है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लेबर है उनको मिलने वाला इंस्टीट्यूशनल वेज रेट को यहाँ पे इक्वल नहीं कंडीशन में नहीं आ रही है। तो उसी के साथ यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बर्डन जो कम हुआ है पॉपुलेशन का होने की वजह यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का पॉपुलेशन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो यहाँ ये ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ फेस 1 में हमने देखा कि MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की ज़ीरो है, बट सेकेंड फेस में यहाँ 0 से ज़्यादा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये 0 से ज़्यादा है। यहाँ पे थर्ड फेस में हमें मिलता है लेबर वेज रेट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर है उनकी वेज रेट यहाँ पे इक्वल होती है इंस्टीट्यूशनल वेज रेट के साथ साथ। बट ये थर्ड फेस यहाँ पे लगभग ऐसी सिचुएशन या हम कहें कि आगे वाली लेवल पर हम जाते हैं तब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर है उनकी वेज रेट बढ़ती है
जो इंस्टीट्यूशनल वेज रेट जो है उससे ज़्यादा बनती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लेबर की। तो ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने की वजह से ही यहाँ पे सेल्फ सस्टेंस ग्रोथनेस यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का बनता है। और जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड फेस में जो लेबर यहाँ पे माइग्रेट किए गए हैं या हम कहें शिफ्ट किए गए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इसकी वजह से थर्ड फेस में यहाँ पे एंड ऑफ लेबर सप्लाई होता है, या हम कहें कि अनलिमिटेड सप्लाई जो लेबर का है ये ख़त्म हो जाता है। और इसकी वजह से अभी इस थर्ड फेस में से अगर और भी यहाँ पे लेबर यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर देते हैं तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जाने वाला लेबर है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और भी हाई रेट पे यहाँ पे इनकम देना पड़ेगा। तो और यहाँ पे इस सिचुएशन में ये होता है कि यहाँ अगर थर्ड फेज़ के बाद भी यहाँ पे माइग्रेशन अगर लेबर का होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे कमर्शियलाइजेशंस होता है। मीन्स यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होती है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये ज़्यादा है किससे, जो कांस्टेंट यहाँ पे जो CIW दिया है इसका मीन्स होता है कांस्टेंट इंडस्ट्रियल वेज रेट। जो इंडस्ट्रियल वेज रेट है ये कम होता है और बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है ये कम होती है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये ज़्यादा होने की वजह से ये थर्ड फेस यहाँ पे कमर्शलाइजेशंस इन एग्रीकल्चर में दिखाई देता है। थर्ड फेस यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसीलिए और ये बनता है कि यहाँ पे इस थर्ड फेस में लेबर जो अनलिमिटेड सप्लाई बना हुआ था ये ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पहुँच जाता है जहाँ पे जो लेबर है या हम कहें कि जो फार्मर है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ये और भी बड़ी है और उनको मिलने वाला वेज रेट भी बढ़ा हुआ है। बट इनमें से भी और कई यहाँ पे फार्मर यहाँ पे अगर मूव करते हैं या माइग्रेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर टू यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है तो यहाँ से जाने वाले जो एग्रीकल्चर से जाने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लेबर है उनको मिलने वाला वेज रेट है और भी हाई होगा। तो इनकी सिचुएशन में होगा क्या कि इस सिचुएशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कैपिटलिस्ट है इनको मिलने वाला प्रॉफिट कम होता है, वेज रेट यहाँ पे लेबर के बढ़ते हैं और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनमें भी नेगेटिव यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ से बैलेंस करना उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को और डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इसमें इस कंडीशन में ऐसा हो कि यहाँ पे जो एक लेवल है दोनों को बैलेंस रखना एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो यहाँ पे इनअप करना इस सिचुएशन में माइग्रेशन स्टॉप कर देना और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको बरकरार रखे, ये सिचुएशन को यहाँ पे क्रिएट करना ही यहाँ पे फे एंड रेनिस ने अपने इस मॉडल में हमें कहा है। इसी तरह से हम फे एंड रेनिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनके दो पार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने ये एक्सप्लेन किया है और नेक्स्ट वाले पार्ट में जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम देखेंगे यहाँ पे अजम्पशन क्या है फे एंड रेनिस मॉडल के, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पे सिचुएशन क्या है डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। उसी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ये अपने फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ इन तीनों फेज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से वर्क करती है और उनकी सिचुएशन क्या क्रिएट होती है ये हम डायग्राम के साथ उसे देखेंगे। और नेक्स्ट वाला पॉइंट में हम देखेंगे कि फे एंड रेनिस मॉडल को किस तरह से यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इस तरह से मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।